हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम टिनोफोरा के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करी थी। जैसे हमने टिनोफोरा के बारे में पढ़ा था, इनका हैबिटेट, उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड बॉडी। तो उसमें हमने कुल मिला के कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि फाइलम टिनोफोरा के 5 जो कैरेक्टरिस्टिक मेन फीचर होता है वो ये है कि इनकी बॉडी के ऊपर 8 इक्विडिस्टेंट कॉम प्लेट्स रहते हैं, जिनका काम लोकोमोशन में होता है। तो बच्चे, इन्हीं कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो बच्चों, बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर डाइजेशन की। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल सीलेंट्रेटा की तरह इनमें जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्यूलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी बिल्कुल सीलेंट्रेट्स की तरह इनकी बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो कुछ बॉडी के कैविटी के अंदर होता है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाएगा, और कुछ डाइजेशन उसके बाद सेल्स के अंदर होती है जिसको हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं इनकी बॉडी में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। तो अगर आपको याद होगा, हमने पहले ही पॉरिफेरा में पढ़ाया था बच्चों, जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे उस कंडीशन को हम एक ट्रिक के थ्रू याद रखते थे, HMB कंडीशन। तो HMB कंडीशन जो है, हमने कहा था ये रिप्रेजेंट करेगा, H मींस hermaphrodite, नंबर नेक्स्ट, M मींस मोनोइशियस एंड बी मीन्स बाइसेक्सुअल। तो इन तीनों कंडीशंस का मीनिंग जो है वो सेम है कि जब सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, यानी जब सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल के अंदर होंगे। तो अब रिप्रोडक्शन ऐसे केस में कैसे होता है, तो हमने कहा था कि ऐसे केस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूं होता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म या इस टिनोफोरा की बॉडी से मैच्योर गमीट्स जो होंगे वो माउथ के थ्रू बाहर जाएंगे सराउंडिंग वाटर में, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं लिखूंगा, अगर बच्चे सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो मैं लिखूंगा मैच्योर गमीट्स, वो क्या करेंगे, मैच्योर गमीट्स आर थ्रोन आउट via mouth into the surrounding water, जो कि मैरीन वाटर होता है, into the surrounding water, जहां पे फिर क्या होता है, where fertilization occurs। इसका मतलब हुआ मैच्योर गमीट्स को बॉडी से थ्रू माउथ सिंगल ओपनिंग जो इनमें होती है उसके थ्रू बाहर कर दिया जाएगा, सराउंडिंग वाटर में जाएगा और जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसका मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन जो होती है, क्या फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है? तो ऑफ कोर्स बच्चे, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सराउंडिंग वाटर। शाबाश, कहां पे होती है फर्टिलाइजेशन? सराउंडिंग वाटर में होती है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट क्या है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है, इनमें डेवलपमेंट जो है बच्चे, डेवलपमेंट इनमें रहता है इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जहां पे क्या होगा, लार्वल स्टेज होगा। तो इसीलिए अगर डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है तो डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट वाया लार्वल स्टेज। और जिस लार्वल स्टेज को हम एक नाम देते हैं, यानी उस लार्वा का नाम क्या होता है, उस लार्वा का नाम होता है साइडिपिड लार्वा, उसका नाम होता है साइडिपिड लार्वा। याद रखिएगा, तो उस लार्वा का नाम क्या होगा, उस लार्वा का नाम होगा साइडिपिड लार्वा। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डेवलपमेंट को देखते हैं तो उधर आपको डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट दिखेगी, एक लार्वल स्टेज के थ्रू, जो लार्वा अपने अडल्ट से कहीं गुना जो होता है कि डिस्टिंक्ट नहीं होता है, डिस्टिंक्ट होता है मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली इनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं। तो हम उस स्टेज को लार्वा स्टेज बोलेंगे और लार्वा का नाम क्या है, साइडिपिड लार्वा। क्लियर? उसके बाद जब हम बात करते हैं इन टिनोफोरन्स की, इन टिनोफोरन्स के पास एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है, दैट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। अगर आप देखेंगे
बायोल्यूमिनेसेंस वर्ड को अगर आप देखेंगे, बायो मीन्स लिविंग, बायो का मतलब क्या हुआ, बायो का मतलब हुआ लिविंग, ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट, ल्यूमिनेसेंस मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट, एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट। तो अब बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ, तो बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जहां पे वो लाइट को प्रोड्यूस करेगा, उस एबिलिटी का नाम होता है बायोल्यूमिनेसेंस। तो मैं लिखूंगा व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस लाइट, शाबाश, टू प्रोड्यूस लाइट। क्लियर बच्चों। तो इन तीनों फोरन्स के पास ये एबिलिटी रहती है कि ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, ये प्रोड्यूस करते हैं लाइट को। अब इनके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिससे ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, तो असल में बच्चों जब आप देखेंगे इनकी बॉडी के अंदर, आप देखेंगे हमने बात करी थी कॉम्प्लेट्स की, 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लेट्स की। तो यहां पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, अगर आप बच्चे इसकी बॉडी को ऐसे देखेंगे तो हमने यहां पे एक एबओरल पोर की बात करी थी। इस एबोरल पोर में हमने कहा था कि 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लेट्स अराइज होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लेट्स। तो बच्चों क्या है कि अगर आप इस एक कॉम्प्लेट को यहां से रिमूव करेंगे, आप ऐसा समझिएगा, एक रिमूव करते हैं हम, तो मानो मैं इस कॉम्प्लेट को रिमूव कर रहा हूं, आप देखिएगा एक कॉम्प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉम्प्लेट को रिमूव कर रहा हूं। ये देखो मैंने एक कॉम्प्लेट को रिमूव किया। जब हम एक कॉम्प्लेट को रिमूव करेंगे तो कॉम्प्लेट के नीचे एक कनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है मेरिडोनियल कनाल। शाबाश, क्या होता है नाम, तो मैं लिखूंगा अंडर कॉम्प्लेट्स कामा देयर आर 8 मेरिडोनियल कैनाल्स। ऑब्वियस बात है जितने कॉम्प्लेट्स होंगे उतनी मेरिडोनियल कैनाल्स होंगी। देयर आर 8 मेरिडोनियल कैनाल्स, ध्यान से सुनिएगा। तो अब जो ये मेरिडोनियल कैनाल होगी उसकी जो वाल होगी, उस वाल के ऊपर लगी हुई होती हैं कुछ सेल्स, जिन सेल्स को हम नाम देते हैं फोटोसाइट्स। क्या नाम देते हैं, फोटोसाइट्स। 8 मेरिडोनियल कैनाल्स विच कंटेन, क्या नाम है उन सेल्स का, विच कंटेन फोटोसाइट्स, विच कंटेन फोटोसाइट्स, जिन फोटोसाइट्स के अंदर इंटर्न विच कंटेन, यानी जिन फोटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, इंटर्न विच कंटेन फोटोप्रोटीन्स, विच कंटेन्स फोटोप्रोटीन्स, फोटोप्रोटीन्स। तो यही फोटोप्रोटीन्स बच्चे रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मैं बायोल्यूमिनेसेंस की फिर से बात करूं, बायोल्यूमिनेसेंस एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ लाइट। अब इन तीनों फोरन्स में ये लाइट प्रोड्यूस करने की सलाहियत कैसे होती है, तो मैंने कहा इन तीनों फोरन्स की जो बॉडी होती है जहां पे 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लेट्स होते हैं, मानो ये इस तीनों फोरन की बॉडी है, यहां लगा हुआ है ऐसे ये कॉम्प्लेट। अगर मैं इस कॉम्प्लेट को ऐसे रिमूव करता हूं, यहां आपको एक कनाल देखने को मिलेगी जिस कनाल का नाम क्या है, जिस कनाल का नाम है मेरिडोनियल कनाल। क्या नाम है, मेरिडोनियल कनाल। तो 8 मेरिडोनियल कैनाल्स होंगे और इन्हीं 8 मेरिडोनियल कैनाल्स के वॉल्स के ऊपर लगी हुई होती हैं कुछ सेल्स, जिन सेल्स का नाम होता है फोटोसाइट्स। और इन्हीं फोटोसाइट्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है फोटोप्रोटीन। और यही फोटोप्रोटीन बच्चे रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यही प्रोड्यूस करता है क्या, इट प्रोड्यूसेस लाइट। और यही फोटोप्रोटीन क्या करेगा, यही प्रोड्यूस करेगा लाइट। और इसी लाइट को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है इन तीनों फोरन्स की, उसी को नाम हम देते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्लियर। नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। उसके बाद हमारी एग्जांपल्स आती है। एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल्स को दिया। नंबर 1 एग्जांपल्स में, नंबर 1 टीनोप्लाना एक एग्जांपल है, और नंबर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है पिल्यूरोब्रेकिया। तो ये 2 एग्जांपल्स रहेंगी हमारी
एनसीईआरटी की 2 एग्जांपल्स है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये डायग्राम जो है ये भी प्लेउरोब्रेकिया ही है। तो ये मैंने इधर जो लिखा है दिस इज द प्लेउरोब्रेकिया। तो यहां आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा आगे डायग्राम हैंड में डायग्राम बनाया था। अगर आप देखेंगे ये टीनोफोरन की बॉडी है। यहां आपको मैंने कहा था कि ये 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लीट्स हैं, ये वाले, दीज आर 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लीट्स। तो जिनका जो रोल होता था हमने पढ़ा था कि इन 8 इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लीट जो सीलिएटेड होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया ऐसे लगे होते हैं और इनका काम किसमें होता है सर, इनका काम लोकोमोशन देना होता है, लोकोमोशन का काम करते हैं। यहां तक समझ आई बात। नंबर 2, अगर आप इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट। तो यहां लिखूंगा मैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिंगल ओपनिंग होगी। क्या होगी, सिंगल ओपनिंग होगी। तो वही सिंगल ओपनिंग जब आप यहां देखेंगे, ये सिंगल ओपनिंग है, ये सिंगल ओपनिंग है और इसको एब ओरल पोर बोला जाता है, एब ओरल पोर बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद यहां आपको दिखने को मिलेगा ये रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये असल में इसका गट है, ये इसका गट बोलो या कहीं भी इसको स्टोमक भी बोला जाता है। तो ये इसका गट है। उसके बाद आप देखेंगे यहां से अपीयर ऑफ टेंटेकल्स अराइजेस, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या है, ये है पेयर ऑफ टेंटेकल्स, पेयर ऑफ टेंटेकल्स। तो अगर आप इस टेंटेकल को देखेंगे आपको दिखेगा कि टेंटेकल्स के ऊपर ये वाले स्ट्रक्चर जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं बच्चे, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इनको नाम दिया जाता है कोलोब्लास्टस सेल्स, कोलोब्लास्टस, या जिनको मैंने पिछली वाली डायग्राम में बनाया था लेसो सेल्स, लेसो सेल्स। और यही लेसो सेल्स या कोलोब्लास्ट जो है ये सेक्रीट करती है, ये सेक्रीट करती है, सेक्रीट्स है सिटकी सेक्रीशन, सिटकी सेक्रीशन। जो सेक्रीशन किसके साथ सिटिक होती है, विच सिटिक्स टू, विच सिटिक्स टू प्रे। जब इनको किसी भी दूसरे एनिमल को खाना होता है, अपने प्रे को खाना होता है, तो ये कोलोब्लास्ट जो होती है लेसो सेल्स, ये एक सिटिकी सेक्रेशन प्रोड्यूस करती है जो उस प्रे के साथ चिपक जाती है और प्रे को आराम से कैप्चर करने में मदद देता है। तो इस तरीके से ये हमारा टीनोफोरा जो है ये कंप्लीट हो गया। बात समझ आ रही ना। तो बच्चे नेक्स्ट करते हैं, मूव नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो अभी तक हमने फाइलम्स में जितने भी पढ़ा, फाइलम पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड नंबर नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगेन चलिएगा, तो हमने पहले ही बोला बच्चों जब भी हम किसी भी फाइलम को डिस्कस करते हैं हम उसके नाम के ऊपर पहले देखते हैं कि उसका जो नाम होता है वो एक ऐसे पिक्यूलियर या कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, चीफ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर दिया जाता है जो सिर्फ उसी फाइलम का होता है। तो अगर हम नाम को देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटिस जो है, प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट यानी डार्सोवेंट्रली फ्लैट, ऐसे लिखूंगा मैं। प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस का मतलब क्या होता है, हेल्मिन्थेस का मतलब हुआ वर्म्स, वर्म्स। क्या मैं बोल सकता हूं इनकी जो बॉडी होती है, मैं लिखूंगा इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज डार्सोवेंट्रली, डार्सोवेंट्रली फ्लैट, डार्सोवेंट्रली फ्लैट, hence commonly known as, hence commonly known as क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म्स, फ्लैट
वर्म्स। तो इसका मतलब हुआ जब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी को देखते हैं, हम इनकी बॉडी को चपटी की तरह, सिकेल की तरह डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट देखते हैं। डॉर्सोवेंट्रली का मतलब होता है डॉर्सल ऊपर साइड, वेंट्रल नीचे वाला साइड, लेटरल्स हो गया राइट एंड लेफ्ट साइड। तो जब हम एक एनिमल को देखेंगे ये ऊपर से और नीचे से बच्चे एक सिकेल की तरह डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होगा, तभी तो हमने इनको नाम क्या दिया, हमने इनको नाम दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी फ्लैट वर्म्स। क्लियर। नंबर नेक्स्ट हैबिटेट की बात करेंगे, फ्लैट वर्म्स। जब हम फ्लैट वर्म्स की बात करते हैं हैबिटेट की, इनका हैबिटेट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, शाबाश। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो इनमें जो हैबिटेट होता है बच्चे, दे आर मोस्टली पैरासिटिक रादर एंडोपैरासाइटिक। शाबाश, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक, मोस्टली एंडोपैरासाइटिक। प्लस ये क्या हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं। एक सेकंड बच्चे पानी पी के आते हैं। चलो बच्चों, तो हमने हैबिटेट की बात करी, हमने बोला कि दे आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक एंड सम आर फ्री लिविंग। जब हम एंडोपैरासिटिक की बात करेंगे तो बच्चे दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन और मैन। तो मैन के अंदर या ह्यूमंस के अंदर भी जब हम इनको देखते हैं, ये उनकी बॉडी के अंदर भी एज पैरासाइट रहता है, तो तभी तो हम इनको बोलेंगे एंडोपैरासाइट। यानी जब एक एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक रहेगा और बॉडी के होस्ट के अंदर रहेगा, तो उनको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारी एनसीईआरटी आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल दिखूंगा मैं बच्चे, इधर लिखता हूं एंडोपैरासाइट्स की। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा टेपवर्म। तो टेपवर्म भी हमारी बॉडी के अंदर एज पैरासाइट रहता है, तो उसी के लिए बच्चा हम उसको नाम क्या देंगे, एंडोपैरासाइट। ये था किसके बारे में, इनके हैबिटेट के बारे में। नंबर नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तो हमने पढ़ा था उधर दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर आपको याद होगा विथ सॉलिड मेसोडर्म, तो मैंने हम सीलों में बच्चों आपको पढ़ाया था कि हमारा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स है, मेसोडर्म है, लेकिन इसमें सीलोम होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेसोडर्म इसका क्या होता है, सॉलिड होता है, तभी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ सॉलिड मेसोडर्म। बात समझ आ रही ना। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद जब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर लिखूंगा मैं बच्चे। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या हमने कहा था कि जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हमारी एनसीईआरटी ने लिखा क्या सर, वो होता है ऑर्गन प्लस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद करो बच्चों, जब मैंने कहा था हमारी एनसीईआरटी पहले ही पेज पे लिखती है, एनिमल किंगडम के पहली पेज पे लास्ट पैरा में लिखती है कि इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन लेवल होता है। तो उस वक्त मैंने बोला था ऑर्गन लेवल इसलिए होता है कि जब हम इनको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, कंपेयर करेंगे, तो मैं लिखूंगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तब होगा जब हम इनको कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन टू हायर फाइलास। क्यों? क्योंकि बच्चे हमने देखा प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन सिस्टम जो है वो उतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए हायर फाइलास के कंपैरिजन में उनमें क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब कहेंगे, जब हम कुछ केसेस में, इन सम केसेस या इन सम प्लेटीहेल्मिन्थीज वी फाउंड, हमें दिखने को मिलता है क्या, वी फाउंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ा है हमने, वी फाउंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लस हमें दिखने को मिलता है नर्वस सिस्टम, प्लस नर्वस
सिस्टम। तो जिस वक्त हम किसी प्लेटहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम देखते हैं तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब हम इसी प्लेटहेलमिन्थेस को हायर फाइलाज के साथ ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, लाइक एस्केहेलमिन्थेस टू कार्डेटा, एस्केहेलमिन्थेस टू कार्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस प्लेटहेलमिन्थेस में ज्यादा से ज्यादा ये दो ऑर्गन सिस्टम दिखने को मिलते हैं, इसलिए उनके कंपैरिजन में इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां तक बच्चे आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों जब हम सिमेट्री की बात करेंगे, हमने देखा था कि इनकी बॉडी जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दी है, आप देख सकते हैं हमारी एनसीईआरटी की एक एग्जांपल, लिवर फ्लूक। देखो बच्चों, लिवर फ्लूक को इस तरीके से दिया है। अगर आप देखेंगे इस बॉडी को मैं बच्चों, अगर ऐसे मैं इसको प्लेन ऑफ डिवीजन डालूं, ऐसे प्लेन ऑफ डिवीजन डालूं, ऐसे प्लेन ऑफ डिवीजन डालूं, क्या इसमें दो इक्वल हाफ्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चों जब मैं इसको प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालता हूं, आप देखेंगे यहां पे एक राइट हाफ बनेगा और दूसरा लेफ्ट हाफ बनेगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम नाम क्या देते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। यानी व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल बॉडी into two equal right and left halves, such a type of symmetry is known as bilateral symmetry. Clear? Number next, body cavity. तो अगर आपको याद होगा, मैंने यहीं पे बोला था ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन मेसोडर्म सॉलिड है। अगर मेसोडर्म सॉलिड है तो इनमें मेसोडर्म स्प्लिट ही नहीं होगा और बॉडी कैविटी सीलोम नहीं बनेगी। इसीलिए मैं इधर लिखूंगा कि इनके अंदर बॉडी कैविटी जो होती है वो सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। मैं लिखूंगा एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, इनमें सीलोम एब्सेंट है। एसिलोम मींस सीलोम जो है, सीलोम क्या है? सीलोम इज एब्सेंट, सीलोम इज एब्सेंट। क्यों? बिकॉज इनमें क्या होता है? बिकॉज मेसोडर्म, बिकॉज मेसोडर्म इज सॉलिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्या है बच्चे? कि इनमें बॉडी कैविटी जो होती है एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? बिकॉज इनमें हमने कहा कि सीलोम जो होता है वो एब्सेंट होगा क्योंकि इनका जो मेसोडर्म है वो मेसोडर्म सॉलिड है जो आगे जाके ड्यूरिंग सीलोम फॉर्मेशन स्प्लिट नहीं होगा। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी की बात करेंगे। तो हमने अभी बोला कि इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सोवेंट्रली, डार्सोवेंट्रली क्या होती है? फ्लैट होती है। तभी तो इनको नाम क्या दिया जाता है? दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स। ये बिल्कुल स्केल की तरह, चपटी की तरह क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम पैरासिटिक फॉर्म्स की बात करेंगे, मैं लिखूंगा इन पैरासिटिक फॉर्म्स, मैं लिखूंगा बच्चे पैरासाइटिक फॉर्म्स जितने भी हैं, यानी वो प्लेटहेलमिन्थेस जो पैरासिटिक है। हमने बोला कुछ फ्रीली में हो सकते हैं, कुछ एंडोपैरासिटिस होते हैं। तो मैं लिखूंगा एंडोपैरासाइटिस की मैं बात करूंगा, इन एंडोपैरासाइट्स, in endoparasitic forms, comma, they have। तो जो एंडोपैरासिटिस होते हैं, एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, उनके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखने को मिलेगी। दो चीजें एंडोपैरासाइट्स में होती है। नंबर वन, उनमें प्रेजेंट रहता है हुक्स, उनमें प्रेजेंट रहते हैं हुक्स और उनमें प्रेजेंट रहते हैं सकर्स। शाबाश। एक तो उनमें प्रेजेंट रहता है हुक्स और दूसरा उनमें प्रेजेंट रहता है सकर्स। हुक किस लिए होता है बच्चों? हुक होता है फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट, फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट। यानी जब ये एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है, गट में रहेगा, तो ये वहां पे होस्ट की गट के साथ चिपक रहता है, वहां उसको अटैच रहता है। किसकी मदद से? हुक्स की मदद से। नंबर नेक्स्ट,
इनकी बॉडी के अंदर, इन एंडोपैरासिटिकस बॉडी के अंदर सकर्स होने चाहिए। नाम से पता चलता है, टू सक द न्यूट्रिएंट्स। तो सकर किस लिए होता है? टू सक द न्यूट्रिएंट्स, टू सक द न्यूट्रिएंट्स। बात समझ आ रही ना? तो अगर आप एनसीईआरटी की एक डायग्राम देखेंगे, उसने टीनिया को दिखाया है, टीनिया सोलियम टेपवर्म को दिखाया है। तो उस टेपवर्म का अगर आप हेड देखने को मिलेगा, उसका हेड बच्चों कुछ ऐसा होता है, उसका हेड कुछ ऐसा होता है। ये वो प्रोग्लॉटिड स्टेज जो हमने बनाए थे उधर स्यूडो सेगमेंटेशन में, देख सकते हैं आप ये। तो ये एक टेपवर्म जो है उसकी बॉडी है, ध्यान से सुनेंगे, ये उसका हेड रीजन है। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको दिखने को मिलेगी, देख लीजिएगा ये। तो इनमें से अगर आप देखेंगे बच्चे, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इन दो को नाम देते हैं सकर्स। इनको हम नाम क्या देते हैं? सकर्स। और यही सकर्स इस होस्ट के अंदर रह के न्यूट्रिएंट्स को सक करेगा। नंबर सेकंड, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, इनको हम नाम देते हैं हुक्स। दिस विल एक्ट एज हुक। तो ये अटैचमेंट विद द होस्ट बॉडी वॉल के साथ अटैचमेंट में मदद करेगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है पैरासिटिक फॉर्म्स में। बात समझ आ रही ना? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे मैं एक और नोट पॉइंट बच्चे लिखाता हूं, आप देखिएगा बच्चे। यहां पे एक नोट पॉइंट में ऐड करूंगा, एक नोट पॉइंट ऐड करूंगा मैं यहां पे, कि कुछ एंडोपैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें सकर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे वो डाइजेस्टेड मटेरियल को थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस एब्जॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर टीनिया, जिसको हम टेपवर्म बोलेंगे, तो मैं लिखूंगा कुछ केसेस में, मैं लिखूंगा इन सम फ्लैट वर्म्स, इन सम फ्लैट वर्म्स the absorption of nutrients occurs via किसके थ्रू? via general body surface, via general body surface। तो यहां पे एक एग्जांपल अगर हम देना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर, किसमें बच्चों ऐसा होता है कि जहां जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है? सर ये होता है टीनिया में, टीनिया जिसका कॉमन नेम है टेपवर्म। बात समझ आ रही ना बच्चे? यहां तक आपको समझ आ रहा है बच्चों कि हमने देखा कि जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं, तो बच्चों उनकी बॉडी के अंदर हमने देखा एंडोपैरासिटिक फॉर्म जितनी भी होती हैं उनमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन, उनमें हुक्स होते हैं फॉर अटैचमेंट विद द होस्ट, और उसके बाद उनमें क्या होता है बच्चे? उनमें दूसरी चीज जो होती है वो क्या है? दैट इज सकर्स। और बच्चे सकर्स किस लिए होते हैं? सर सकर्स होते हैं टू सक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट गट। बात समझ आ रही ना? उसके बाद बच्चों नंबर नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो अगर आप देखेंगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। एक्सक्रीशन, नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। चलो बच्चे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन क्या हुआ। एक्सक्रीशन का मतलब हुआ है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट्स फ्रॉम बॉडी, नंबर नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ है? ऑस्मो रेगुलेशन मींस बैलेंस बिटवीन बॉडी फ्लूइड, जिसको हम बच्चे वाटर बोल सकते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड आयंस। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे हम बोलेंगे हमारी बॉडी के अंदर या इस इंडिविजुअल या इस प्लेटिहेल्मिन्थेस की बॉडी के अंदर कुछ आयन्स जब इंक्रीज होंगे, क्लोराइड होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, तो उसकी वजह से ओस्मोलैरिटी इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब ये
प्लेटिहेल्मिन्थेस उन हार्मफुल वेस्ट्स को बाहर निकालेगा, तो उसी की वजह से उसकी बॉडी में बैलेंस रहेगा बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आयंस। इसीलिए एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन को मान लीजिएगा हम कोइंसाइडली एक साथ यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहता है। बिकॉज जब एक्सक्रीशन होगा, हार्मफुल वेस्ट बाहर निकलेगा, तो उससे ऑस्मो रेगुलेशन हो जाएगा। क्लियर? अब किन की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन रहता है इन प्लेटिहेल्मिन्थेस में? तो इन प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ या बाय flame cells which are also known as protonephridia यानी उनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल टाइप होता है जिसको हम नाम देते हैं फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया, जो उन हार्मफुल वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं और बॉडी में एक ऑस्मोटिक बैलेंस, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर बच्चों? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। जब हम इन इंडिविजुअल्स को देखते हैं, अगेन यहां पे सेक्सेस जो होते हैं वो फिर से यूनाइटेड होते हैं। तो मैं लिखूंगा रिप्रोडक्शन के केस में, मैं लिखूंगा सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। बच्चों जब सेक्सेस सेपरेटेड ना होंगे, अगेन कौन सी कंडीशन? सर फिर से वही कंडीशन, HMB कंडीशन। इट मींस हर्माफ्रोडाइट, मोनोइशियस एंड बाइसेक्सुअल। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद इनमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, ध्यान से सुनो बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो यहां फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? सर डेवलपमेंट जो होती है, डेवलपमेंट अगर आप एनसीईआरटी की वो लाइन देखेंगे, मैंने यहां पे बच्चे आपके लिए रखा है, आप देखिएगा एनसीईआरटी लिखती है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस। अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होती है? सर डेवलपमेंट इज थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस, मिनी लार्वल स्टेजेस। तो अभी तक जितने भी हमने फाइलास पढ़े उनमें अगर कहीं पे लार्वल स्टेज दिखने को मिला था, एक लार्वल स्टेज दिखने को मिला था, लेकिन यहां एनसीईआरटी लिखती है कि थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होगी बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होंगे और उसके बाद एक अडल्ट बनेगा। जैसे मैं यहां पे दिखा दूं बच्चे, एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूंगा कौन कौन सा लार्वल स्टेज। अब एनसीईआरटी ने लिखा है मिनी लार्वल स्टेजेस, तो मैं लार्वल स्टेजेस की बात करूंगा, जैसे थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस लाइक कौन कौन सा लार्वल स्टेज? मीरासीडियम लार्वा है, उसके बाद आता है स्पोरोसिस्ट, उसके बाद आता है रीडिया, उसके बाद आता है सरकेरिया, और उसके बाद जो आता है वो आता है मेटासरकेरिया। और बच्चों उसके बाद मेटासरकेरिया डेवलप या कन्वर्ट होता है किसमें? वो फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे मीरासीडियम, स्पोरोसिस, रीडिया, सरकेरिया एंड मेटासरकेरिया, ये बच्चे हो गए थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस, एनसीईआरटी की लाइन, थ्रू मिनी लार्वल स्टेजेस। तो इस तरीके से इनमें डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। नंबर नेक्स्ट, एक नोट पॉइंट यहां पे लिखाऊंगा मैं इसी में फिर से कि बच्चों क्या कहीं पे हमें इस फाइलम के अंदर क्या हमें कहीं पे अगर आप देखेंगे एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखने को मिलता है? तो एनसीईआरटी ने इधर लिखा सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, आप देख सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा अगेन सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया हैज हाई पावर ऑफ रिजनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ इंडिविजुअल्स में लाइक प्लेनेरिया उनमें क्या होता है? हाई पावर ऑफ रिजनरेशन। बच्चों रिजनरेशन क्या होता है? रिजनरेशन मीन्स एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म
टू जनरेट ए लॉस टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अगेन। जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन टिश्यू या पार्ट कट गया तो उसको वापस डेवलप करना रीजनरेशन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड के बारे में, आपने अगर लिजर्ड को देखा होगा, उसकी टेल कट जाती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेल फिर से बन जाती है, तो रीजनरेशन, लास्ट पार्ट को रीजनरेट किया गया। तो अगर आप यहां देखेंगे, मैं डायग्राम में सिर्फ दिखा दूंगा, लेट अस सपोज मैं यहां पे दिखाता हूं, ये मान के चलते हैं बच्चे, ये हमारा प्लेन एरिया है, दिस इज प्लेन एरिया, दिस इज प्लेन एरिया। अगर इस प्लेन एरिया का एक पार्ट कट जाता है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं ऐसे, तो उसका मतलब हुआ हमारे पास फिर बच्चों ये वाला पार्ट रहता है, हमारे पास ये वाला पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा हमारे पास। तो इस प्लेन एरिया के पास इतना पावर होता है कि ये अपनी बॉडी को लास्ट पार्ट फिर से डेवलप करेगा। शाबाश, देख लीजिएगा, तो लास्ट पार्ट को इसने डेवलप किया और एक नया प्लेन एरिया बनाया, और इस प्रॉपर्टी या कैपेबिलिटी का नाम हम क्या देते हैं? रीजनरेशन। समझ आई ना बच्चे बात? शाबाश। तो इस तरीके से हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कुछ मेंबर्स में आप देखेंगे उनके पास एक क्वालिटी रहती है जिसका नाम क्या होता है? रीजनरेशन। नंबर लास्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो यहां पे हम अगर एग्जांपल की बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल्स को दिया है जिनमें डायग्रामेटिकली मैंने आपके सामने रखा है। इस वाले का नाम होता है टीनिया। टीनिया, जिस टीनिया का कॉमन नेम जो है वो टेपवर्म है, वो टेपवर्म है, दैट इज टेपवर्म। इस टेपवर्म के अंदर आप दो स्पीशीज को पाएंगे। टेपवर्म दो किस्म के होते हैं, एक को बोला जाता है टीनिया सोलियम, दूसरे को बोला जाता है टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनेटा। टीनिया सोलियम जो होता है उसको कॉमनली बोला जाता है पॉर्क टेपवर्म। पॉर्क टेपवर्म यानी जो पॉर्क में पाया जाता है, पिग के गोश्त में पाया जाता है। उसके बाद टीनिया सैजिनेटा जिसको बोला जाता है बीफ टेपवर्म। बीफ टेपवर्म जो बीफ में पाया जाता है, यानी कैटल के मीट में या गोश्त में पाया जाता है। ये दो स्पीशीज रहती है टेपवर्म की, तो यहां पे आप देख सकते हैं। इवन की इस टेपवर्म को हमने एक जगह पढ़ा था स्यूडो सेगमेंटेशन में। अगर आप देखेंगे इसकी इन बॉडी के पार्ट्स को, इनको हमने उस वक्त नाम दिया था प्रोग्लॉटिड्स। अगर यहां देखेंगे तो प्रोग्लॉटिड्स, फिर ये मैच्योर होकर लास्ट में ग्लॉटिड्स बनाते हैं, इसीलिए या तो प्रोग्लॉटिड्स इनको बोला जाता है, पहले वाले सेगमेंट्स को, और लास्ट वाले सेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ग्लॉटिड्स। तो ये एग्जांपल है हमारी एनसीईआरटी की, किसकी? जिसका नाम है टीनिया, दो स्पीशीज, टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास, दैट इज नोन एज, इसका नाम एनसीईआरटी ने लिखा है लिवर फ्लूक फैशियोला। तो इसका नाम लिखा है फैशियोला, फैशियोला, जिसको एनसीईआरटी ने कॉमनली लिखा है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। तो अगर आप देखेंगे असल में इसका पूरा नाम फैशियोला हिपैटिका है। हिपैटिका, हिपैटिका मीन्स लिवर, इट इज रिलेटेड टू हिपैटिक लिवर, इसलिए उसको कॉमनली बोला जाता है शीप लिवर फ्लूक। शीप लिवर फ्लूक ये कहां पाया जाता है? ये शीप के लिवर में पाया जाता है। बात समझ आ रही ना? तो फैशियोला इसका नाम है, साइंटिफिक नेम फैशियोला हिपैटिका जो है ये हो गया शीप लिवर फ्लूक। अगर आप इस लिवर फ्लूक को देखेंगे, ये भी तो एंडोपैरासाइट है, ये भी तो इस शीप के घट के अंदर रहता है। तो अगर आपको याद होगा ये भी एंडोपैरासाइट है, ये भी एंडोपैरासाइट है। अभी मैंने इसका ये माउथ जो दिखाया था, यहां आप देख सकते हैं हेड जो मैंने दिखाया था ये वाला, इस हेड को बोला जाता है स्कोलेक्स। पूरे पार्ट को यहां इस सारे को बोला जाता है स्कोलेक्स। स्कोलेक्स मींस हेड ऑफ द टीनिया। तो यहां पे आपने देखा इस हेड के अंदर कैसे आपने हुक्स को देखा और सकर्स को देखा। यहां पे जब आप फैशियोला को देखेंगे, यहां आपको इसकी बॉडी के ऊपर एक वेंट्रल सकर दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? वेंट्रल सकर।
वेंट्रल सकर। ये असल में जो ये फैशियोला है ये उल्टा हुआ है ऐसे, ये वेंट्रल साइड है इसका, जहां पे आपको ये सकर दिख रहा है, और यहां जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में ऐसे। तो ये वाला स्ट्रक्चर असल में ये है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप देखिएगा बच्चे, इसमें ये वाली चीजें होती हैं इस तरीके से। दिस स्ट्रक्चर जो ये व्हाइट कलर का मैंने बनाया, असल में इसी चीज को हम नाम देते हैं ओरल सकर। इसको नाम देता हूं मैं ओरल सकर, ओरल सकर। और जो सेंटर में आपको कैविटी, ब्लैक कैविटी दिख रही है, इसको मैं नाम देता हूं माउथ, इसको मैं नाम देता हूं माउथ। तो इस तरीके से ये एनसीईआरटी की दो एग्जांपल्स हैं जिसमें टीनिया और फैशियोला आ रहा है। तो कुल मिला के बच्चे अगर आप देखेंगे आज के इस लेक्चर में हमने बात करी थी फाइलम टेनोफोरा की, और टेनोफोरा को हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और आज के लेक्चर में हमने बात करी डाइजेशन की और रिप्रोडक्शन की। उसके बाद हमने उनमें एक क्वालिटी देखा, एक कैपेबिलिटी देखी है लाइट प्रोड्यूस करने की, जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। और उसके बाद हमने नेक्स्ट फाइलम की बात करी प्लेटिहेल्मिन्थेस, जिनको हमने बोला फ्लैट वर्म्स, जो डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। उसके बाद हमने देखा ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा इनमें जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैविटी इनमें होती नहीं है, दे आर एसिलोमेट्स डिस्पाइट हैविंग 3 जर्मिनल लेयर्स, बिकॉज इनका मेसोडर्म सॉलिड होता है। नंबर नेक्स्ट जब हमने देखा कि इन एंडोपैरासाइट्स के पास दो चीजें होती है, पैरासिटिक मोड में रहने के लिए इनके पास हुकस और सकोरस होते हैं। हुकस किस लिए? फॉर द अटैचमेंट विद द गट ऑफ द होस्ट, एंड नंबर सेकंड सकोरस किस लिए? टू सक द न्यूट्रिएंट्स। इसमें हमने लिखा कुछ एंडोपैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें सकोरस की जरूरत नहीं होती है, उनमें थ्रू जनरल बॉडी सरफेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसमें एग्जांपल में हमने किसको पढ़ा था? टीनिया, जो मैंने अभी एग्जांपल दे दी थी, टीनिया की एग्जांपल। और लास्ट में हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन आकर्स किसकी मदद से? बच्चे दैट आकर्स बाय फ्लेम सेल्स आर प्रोटोनेफ्रिडिया। और उसके बाद हमने लास्ट में बात करी रिप्रोडक्शन की, कि सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं, एचएमबी कंडीशन होती है। और उसके बाद हमने देखा इनमें जो लार्वल स्टेज होता है जो डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट होती है, जहां पे मिनी लार्वल स्टेजेस होते हैं, जैसे हमने बात करी निरासिडियम, सुपोरस, रिडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। उसके बाद हमने देखा एग्जांपल में कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास, कुछ मेंबर्स के पास ये क्वालिटी रहती है कि वो किसी भी लॉस ऑर्गन या पार्ट को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। उस एबिलिटी को हमने नाम दिया था रीजनरेशन, जो हमने सबसे ज्यादा किसमें देखा? प्लेनेरिया में, कि प्लेनेरिया की बॉडी के अंदर एक पार्ट अगर कट जाता है तो वो उस पार्ट को फिर से रीजनरेट करेगा। नंबर नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स दे दी। टीनिया, जिसको हमने कॉमनली टेपवर्म बोला, दो स्पीशीज होती है टेपवर्म की, टीनिया सोलियम जिसको हम नाम देते हैं बीफ टेपवर्म, और पॉर्क टेपवर्म, और उसके बाद टीनिया सजिनेटा बीफ टेपवर्म, और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा लिवर फ्लूक जिसका नाम है फैशियोला। तो इस तरीके से बच्चे हमने आज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को कंप्लीट किया, और नेक्स्ट फाइलम में बच्चे हम एस्केहेल्मिन्थेस को लेके आगे जाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।